Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Radhe Radhe. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. नारायण हरि. नारायण हरि. आ जाओ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. आ जाओ. बाकी लोग भी आ जाओ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आ जाओ. शुरू करते हैं. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़े से जटिल होंगे. आज हम जटिल क्वेश्चन करेंगे. ज्यादातर हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आज प्रतिचित्रण के होंगे कि यहाँ का प्रतिचित्रण ये है तो वहां का प्रतिचित्रण क्या होगा, या कोई जेड प्लेन पे ऐसा दिख रहा है तो बताओ डब्ल्यू प्लेन पे कैसा दिखेगा. जैसे कल भी हमने ट्राई किए थे कुछ क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन कुछ आज करेंगे. थोड़ा सा आज का लेवल थोड़ा ठीक होगा और ये क्वेश्चन थोड़े से परेशान करेंगे, विचलित करेंगे आपको. तो कृपया अपने विवेक से काम ले. तो थोड़ा सा विचलित जरूर होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि पिछली बार का पेपर मैं देख रहा था फर्स्ट ग्रेड वाला, तो उसमें एक सवाल आया था. तो वो डब्ल्यू स्क्वायर बराबर जेड और उसमें प्रतिचित्रण पूछा था. तो थोड़ा सा मतलब लेवल जो है वो फर्स्ट ग्रेड वालों ने थोड़ा ठीक बनाया था उसका. तो मुझे लगा कि इस टाइप के लेवल को अगर वो अभी बनाया है 2022 में बनाया है, तो आगे 2000 में भी आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं. तो एक दो क्वेश्चन इस टाइप के भी हम कवर कर लेते हैं जिसमें लेवल थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि अगर बाय द वे इन फ्यूचर अगर आरपीएससी उस सीमा को लांघकर आगे भी जाती है तो हमारे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने उससे भी अच्छे सवाल किए हुए होंगे प्रतिचित्रण में. उससे भी अच्छे लेवल तक के सवाल हमने किए होंगे. तो अगर वो ऐसे सवाल डालता भी है परीक्षा में इन फ्यूचर, तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत परीक्षा में नहीं आएगी. आज तो आएगी क्योंकि आज तो पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार तो परेशान होंगे. लेकिन अगर ये परीक्षा में दोबारा आए या इससे अच्छा लेवल परीक्षा में डालने की कोशिश की, तो हमारे वाले लेवल से नीचे ही रहेगा. तो इसलिए थोड़े से आज लेवल असहज क्वेश्चन जो है ना वो आपको आज मिलने वाले हैं. ठीक है. अब ऐसे मत बोलिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड. अब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कुछ नहीं रहा. अब ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि फर्स्ट ग्रेड में ये आ गए तो सर सेकंड ग्रेड में तो नहीं आएंगे ना. पिछली बार सेकंड ग्रेड का ज्यादा टफ आया था बजाय फर्स्ट ग्रेड के. सेकंड ग्रेड में वो आया था जो आज तक कभी फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं आया था. तो ये लाइनें खींचवाना मुश्किल है कि ये तो फर्स्ट ग्रेड में आता है सेकंड ग्रेड में तो नहीं आएगा, या ये सेकंड ग्रेड में आता है ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा. अब कोई सेकंड ग्रेड नहीं रहा, कोई फर्स्ट ग्रेड नहीं रहा. जो आप देखते हैं कई सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉलेज लेक्चरर में आ रहे होते हैं, कई कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड ग्रेड में आ रहे होते हैं. तो एग्जैक्टली अब बांध पाना मुश्किल है क्योंकि सिलेबस सिलेबस दे दिया तो बंदा फ्री है. जिसने सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दे दिया उसके बाद वो इस बात से फ्री है कि वो क्या डालेगा. वो फिर कुछ भी डाल सकता है. फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा ये वाला ये तो नहीं डालेगा, ये डालेगा, ये नहीं डालेगा, ये डालेगा. अगर ऐसा आप कर रहे हो तो फिर आप रिस्क ले रहे हो, और वो बिना मतलब का रिस्क ले रहे हो, है ना. एक बिना मतलब का रिस्क हम क्रिएट कर रहे हैं. रिस्क भी ले तो कम से कम एक्चुअली कोई कैलकुलेटेड रिस्क तो लें. ठीक है. अब जैसे इसलिए पहले रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं. जब मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करता हूँ या कॉलेज लेक्चर की बात करता हूँ तो याद रखिए वो सेकंड ग्रेड भी साथ में शामिल है, क्योंकि अब ये बाइफर्गेशन खत्म हो चुका है. ये बाइफर्गेशन खत्म हो चुका है कि सेकंड ग्रेड इजी आएगा, फर्स्ट ग्रेड टफ आएगा, कॉलेज लेक्चर उससे टफ आएगा. अब ये
खत्म हो चुका है। ये 2022 की भर्ती के बाद ये खत्म हो चुका है कि फर्स्ट ग्रेड का ऐसा आएगा, सेकंड ग्रेड का ऐसा आएगा। अब सेकंड ग्रेड का कैसा भी आ सकता है, वो फर्स्ट ग्रेड से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए बेहतर तैयारी करिए, ना कि ये फालतू के रिस्क क्रिएट करिए। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे कहता है कि W जो है उसका मापांक 1 है। W का मापांक 1 है, मतलब सर्कल है, मतलब ये वृत्त का समीकरण हो गया। यानी W समतल पे आपका एक वृत्त बन रहा है, और वो भी इकाई त्रिज्या का। W समतल पे आपका एक वृत्त बन रहा है, वो भी इकाई त्रिज्या का। अब ये रूपांतरण का नियम है। इस रूपांतरण के तहत बताइए कि वो जेड में डायग्राम कैसा बनेगा। जेड में कैसा बनेगा, ठीक है, वो तो एक बात है। अब जेड से डब्ल्यू में डायग्राम बनता है, तो डब्ल्यू से जेड में भी तो बन सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है, रिवर्स इमेज भी तो हो सकती है। अगर डब्ल्यू का डायग्राम दे दिया, मतलब जेड का डायग्राम देख के डब्ल्यू का पूछ रहा था कि जेड में ये चित्र बन रहा है, तो बताओ डब्ल्यू में क्या बनेगा। अब उल्टा कर रहा है, मतलब डब्ल्यू में ये चित्र बन रहा है, तो बताओ जेड में क्या बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई ये रहा आपका डब्ल्यू प्लेन, ये रहा आपका जेड प्लेन। डब्ल्यू प्लेन में आपको इकाई त्रिज्या का मूल बिंदु वाला एक सर्कल मिला हुआ है, ये रहा। अब ये बताना है कि ये जेड प्लेन पे क्या बनाएगा, और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है कि क्या परवलय बनाएगा, कार्डोइड बनाएगा, अर्धघन परवलय बनाएगा, या कैटनरी बनाएगा। इन चार में से ये कौन सी आकृति तैयार करेगा। तो थोड़ा सा मुश्किल है, मैं करवा देता हूं, बस आप तो देखते रहिए और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले सीधा सीधा वही बात है, जब भी आप रूपांतरण करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको डब्ल्यू को हटाना है और जेड को लाना है। डब्ल्यू को हटाना है, जेड को लाना है, क्योंकि आपको जेड में आकृति चाहिए ना। जेड में आकृति चाहिए मतलब जेड का समीकरण चाहिए। तो डब्ल्यू को हटाना है, जेड लाना है। कैसे आएगा, अगर हम दोनों तरफ देखें तो उस तरफ होल स्क्वायर बनने की संभावना है। अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, अगर मैं दोनों तरफ एक जोड़ दूं, तो ये आपका इस तरफ होल स्क्वायर बन जाएगा। Z+1 बराबर W+1 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। W+1 आ गया। अब हम एक काम करते हैं कि Z+1 को मान लेते हैं, धुरे रूप में मान लेते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि Z जो है वो एक समिश्र संख्या है, और Z में एक जुड़ेगा तो भी ये समिश्र संख्या होगी, और हर समिश्र संख्या का जरूर कोई ना कोई मापांक होता है, और जरूर कोई ना कोई कोणांक होता ही है। हर समिश्र संख्या का मापांक और कोणांक होता है। देखो Z एक समिश्र संख्या है, समिश्र संख्या में अगर आप कोई नंबर जोड़ोगे तो वो समिश्र संख्या ही बनेगी। तो Z+1 एक समिश्र संख्या होगी, और समिश्र संख्या होगी तो उसका जरूर एक मापांक भी होगा। जैसे हर समिश्र संख्या का एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग होता है, वैसे उसका एक मापांक और एक कोणांक भी होता है। तो Z+1 का जो भी Z+1 बनेगा, उसका कोई ना कोई मापांक होगा, मान लेते हैं R है, उसका कोई ना कोई कोणांक होगा, मान लेते हैं थीटा है। तो Z+1 बराबर क्या हुआ, R e⁻ आइटा थीटा। ये अगर हम यहां रख दें, W+1, ये हो गया R e⁻ आइटा थीटा, अंडर रूट यानी हाफ पावर, एक को यहां ले आया, बराबर हो गया मेरा W। अब W मेरा अकेला हो गया जो मैं चाहता था, ठीक है। इसे खोल लो, R की पावर ये हो गया, R की पावर हाफ यानी अंडर रूट R, और E की पावर हो गया आइटा थीटा/2 -1 बराबर W। अंडर रूट R, इसका धुरी रूप लिख लो, ये हो गया cos θ/2 प्लस आइटा sin θ/2 बराबर W। वास्तविक भाग एक साथ, काल्पनिक भाग एक साथ, तो अंडर रूट R cos θ/2 -1 एक साथ प्लस आइटा अंडर रूट R sin θ/2। अब दोनों तरफ मापांक लेने पर, दोनों तरफ मापांक लेने पर, मापांक लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा अंडर रूट
वास्तविक भाग का वर्ग जो कि है √r प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग mod w, दोनों तरफ मापांक लेने पर। w का मापांक हमें दिया हुआ है जो कि 1 के बराबर है, यहाँ 1 रख देंगे। इसे खोल लो, खोलने के बाद आ गया r cos स्क्वायर θ/2 प्लस 1 माइनस 2r 2 √r cos θ/2 प्लस r sin स्क्वायर θ/2 बराबर में चल रहा है 1। ये देखो r कॉमन आ जाएगा और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो ये आ गया r प्लस 1। दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो अंडर हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडर हट जाएगा, तो ये हो गया r प्लस 1 माइनस 2 √r cos θ/2 बराबर में 1। 1 से 1 कट गया, r बराबर 2 √r cos θ/2। 1 √r से 1 √r कट कर दो, 1 √r बच गया बराबर 2 cos θ/2। दोनों तरफ वर्क करने पर r बराबर 4 cos स्क्वायर θ/2। cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा, 2 साथ में शामिल कर लें तो r बराबर हो गया 2 1 प्लस cos थीटा। अर्धक वाला सूत्र लगा दिया। अगर इस समीकरण को ध्यान से देखें तो ये कार्डोइड का समीकरण है। इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कार्डोइड का समीकरण है। r बराबर a 1 प्लस cos थीटा समीकरण होता है कार्डोइड का, यानी ये आकृति यहाँ वृत्त है और जब वापस पीछे आएगी तो ये कार्डोइड बनाएगी। ठीक है, तो ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइमर क्वेश्चन नहीं है कि आप खुद से पहली बार कर सके, ये प्रॉब्लमेटिक है। फर्स्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है कि पहली बार आए और पहली बार ये आप कर ले। हाँ, एक बार करवा दिया जाए फिर दोबारा आप करें तो आराम से हो जाएगा। कई क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चनों के साथ, अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनके साथ ये तो दुर्गति होती है कि आप फर्स्ट टाइम तो उनको कर ही नहीं सकते, है ना। बहुत मोस्ट कम चांसेस है कि भाई आप खुद से कर सके। हाँ, लेकिन अगर एक बार देख लिया, एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, हाँ, फिर दोबारा अगर आएगा तो आप लोग उसको कर पाएंगे। अगर दोबारा ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएंगे, है ना। इसलिए करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं करवाए जाते कि मैं करवा भी दूं फिर भी आपसे ना हो। ऐसे क्वेश्चन कराने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्वेश्चन ऐसे ही हो, मैं करो, ठीक है, पहली बार हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं हुआ तो मैंने करवा दिया फिर आपने कर लिया, तब भी ठीक है। बस, तो ये था कि भाई क्या आकृति बनने वाली है। क्लियर है। अच्छा, मैंने कैटनरी पे क्लिक कर दिया, ऑप्शन है कार्डोइड। ठीक है, ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। z-2 बराबर 2 का द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत प्रतिचित्रण क्या होगा। ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का केंद्र 2 है और त्रिज्या 2 है। जेड समतल पे यह सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का इस द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत प्रतिचित्रण बताना। ये तो हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, करके देखो, इसको ट्राई करो, मैं भी करवाता हूँ। तो यहां से आप z का मान निकाल लो, वज्र गुणा करने पर wz+1 बराबर z, wz प्लस w बराबर z।
ये z का मान निकाल लिया वज्र गुणा करके, तो WZ+1 बराबर Z, WZ प्लस W बराबर Z, ये उधर चला गया, Z कॉमन आ गया, Z बराबर W बटा 1 माइनस W। अब ये Z का मान हमें सर्कल में रख देना है जो हमें दिया गया, Z-2, लेकिन मोड हटाना पड़ेगा क्योंकि मोड के साथ काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो दोनों तरफ वर्क कर दो। और वर्क को हटाना का तरीका होता है कि Z-2 इंटू Z-2 का संयुग्मी बराबर 4, Z-2 और Z-2 का संयुग्मी, Z-2 संयुग्मी को अलग अलग करने पर यह Z का संयुग्मी हो गया माइनस का 2 बराबर 4। -3W, 3W का संयुग्मी -2, वज्र गुणा करके उनको उधर ले जाओ, 4, 1 माइनस W और 1 माइनस W का संयुग्मी। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलने पर ये आ गया 9 W का संयुग्मी माइनस 6W माइनस 6W का संयुग्मी प्लस 4 उसे यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा 5W का संयुग्मी और 4 हो गया तो ये माइनस का 2W माइनस का ही 2W का संयुग्मी, 4 से 4 कट ही गया बराबर 0। W का मान होता है U प्लस आइटा V, तो ये यहाँ रखने पर ये हो जाएगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर और यहाँ से 2 कॉमन लेने पर W प्लस W का संयुग्मी, तो वो आपका V कट जाएगा, U बच जाएगा बराबर 0। और अब मैं इसमें अगर 5 का भाग दे दूं तो ये एक सर्कल बन गया U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2/5 U बराबर 0। तो ये सर्कल का रूपांतर एक सर्कल में ही होगा। अच्छा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 U। चार U, ये वाला आपका आंसर आ गया है ना। तो जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो बता देता हूँ कि एक तो है कि W जो होता है वो होता है U प्लस आइटा V, और इसलिए W का जो संयुग्मी है वो हो जाता है U माइनस आइटा V। इन चीजों को हम बार बार काम में भी लेते हैं। W और W के संयुग्मी को गुणा करेंगे तो वो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर आएगा, और W में अगर W का संयुग्मी जोड़ेंगे तो हमारे पास 2U आएगा, और W में अगर W का संयुग्मी घटाएंगे तो हमारे पास 2 आइटा V आएगा। इन मानों की हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो ये आंसर हो गया। तो यानी सर्कल का रूपांतरण सर्कल में ही हो रहा है और ये वो सर्कल है। ठीक है, अगला
z माइनस 3 आयटा 3, इसका कमाल बताइए। करके देखो इसको, तो वैसे ही करेंगे। वो भी एक सर्कल है, वो भी एक सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो 3 पर है, 3 आयटा पर है ना, और त्रिज्या 3 है। अब हमें यहाँ से z का मान निकाल लें, तो z हो जाएगा 1/w, और वो मान अगर हम वहां रख दें, z माइनस 3 आयटा बराबर है 3, z की जगह मैंने रख दिया 1/w माइनस 3 आयटा बराबर 3, 1 माइनस 3 आयटा w बटा w बराबर 3, w को उधर ले जाऊं, तीन, अब w का मान रख दो u प्लस आयटा v, u प्लस आयटा v, तीन आयटा से गुणा करने पर 3 आयटा u माइनस माइनस प्लस आयटा स्क्वायर का मान -1, 3v वास्तविक भाग हो गया 1 प्लस 3v, और काल्पनिक भाग हो गया माइनस का 3u, 1 प्लस 3v और काल्पनिक भाग हो गया माइनस का 3u। अब ये मापांक निकाल लो, मापांक होता है अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग 1 प्लस 3v का स्क्वायर 1 माइनस 3u का स्क्वायर बराबर 3 अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर दो ताकि अंडर रूट हट जाए। 1 प्लस 9v स्क्वायर प्लस 6v प्लस 9u स्क्वायर बराबर 9u स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर, 9u स्क्वायर से 9u स्क्वायर, 9v स्क्वायर से 9v स्क्वायर, 6v प्लस 1, ये इसका रूपांतरण होगा, यानी एक सरल रेखा बनेगी v बराबर माइनस का 1/6 से गुजरने वाली एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, w बराबर 1/z y माइनस x प्लस 1 बराबर 0। कल भी इस टाइप का एक सवाल हमने किया था और इसका रिलेशन भी निकाला था। जब w बराबर 1/z होता है तो x y का u v में क्या रिलेशन आता है, वो अगर याद रख लोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, है ना। या तो उसको z में चेंज कर लो, या तो उसको z में चेंज कर लो, सीधा z का मान निकाल के वहां ले जाओ, और वैसे कर लो जैसे हमने लास्ट टाइम 2 तरीके से किया था इस सवाल को। इस टाइप के सवाल को हमने 2 प्रकार से किया था। ये देखो, एक तो ये था, इसमें हमने क्या किया कि y बराबर 2x प्लस 1 था, w बराबर 1/z था, इसको सॉल्व किया और हमने लेते हुए x और y का मान निकाल लिया u और v के पदों में, x y का मान u और v के पदों में निकाल लिया। क्या तो आप ये याद रख लो कि x और y का मान u, क्योंकि इतना सारा वापस से करना पड़ेगा।
ठीक है, तो लास्ट में x का मान और y का मान u और v के पदों में निकाल के फिर हमें रखना होगा वो, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा अगर आपको ये याद रहता है तो। और x बराबर यू सोचोगे x के सामने u आएगा और y के सामने माइनस v आएगा बस, बाकी बट्टे में तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा, ये ले जाके रख दो और आपका प्रतिचित्रण हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि भाई हम क्यों नहीं हमने x और y को z में चेंज कर लें, और z में चेंज कर ले, फिर z का मान w के पदों में रख दें और फिर सॉल्व कर लें। थोड़ा छोटा हुआ था लेकिन चीजें फिर भी करनी पड़ी थी, यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा आसान हो जाएगा अगर हम सिर्फ 2 लाइनें याद रख लेते हैं कि जब भी w बराबर 1/z रूपांतरण हो, जब भी प्रतिलोम रूपांतरण हो, तो आपका x बराबर होता है u बटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और y बराबर होता है माइनस v बटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये x और ये y, ये एक्स वाई का मान ले जाके सीधा यहां रखो और आंसर आ गया। लघुत्तम ले लो या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से गुणा करने पर, तो ये एक वृत्त आ गया और बड़े ही आराम से सवाल पूरा हो गया, है ना। कुछ चंद लाइनों में सवाल पूरा हो गया। अगर आप ये याद रख लेते हैं कि जब भी w बराबर 1/z हो, जब भी रूपांतरण w बराबर 1/z हो, है ना, देखो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। जो स्मार्टनेस की जिसकी हम बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ समझदारी समझदारी, तो समझदारी ये होती है कि आप देखते हैं कि यार ये सवाल w बराबर 1/z कई बार आ गया, अब कई बार आ गया तो कुछ तो उससे सीखो कि वो कई बार आ रहा है, अब उसको कैसे मैं मिनिमाइज करूं, कैसे उसके टाइम को मैं मिनिमाइज करूं। समझो समझदारी में मैं क्या कहता हूँ, बार बार कहता रहता हूँ, पता नहीं किसी ने कहा भी था कि सर मतलब पढ़ाई तो कर ले, समझदारी समझदारी जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे, आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए वो बेकार जानी है, वो बिल्कुल अर्थपूर्ण है। मतलब यूं समझिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप उसमें पानी भर रहे हैं जिसमें से पानी निकल रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ठहराव नहीं आएगा, अगर वो जिसे आप जानना समझना कहते हैं वो चीज अगर ऐड नहीं हो रही है, तो फिर इसका मतलब समझदार नहीं हो रहे हैं। समझदार नहीं हो रहे तो हम सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, एक खाना पूर्ति करें, जल्दी से जल्दी निपटाओ, जल्दी जल्दी निपटाओ, जल्दी जल्दी निपटाओ। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं, ओवरऑल जितने बच्चे आते हैं, ईमानदारी से बताऊं, अगर आप चाहे पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लीजिए, लगभग 95% बच्चे सिर्फ कोर्स करने आते हैं। हकीकत की बात है ये, और मैं उन्हें समझदार नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि और गलत भी नहीं है। देखो ये अगर आ रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, इनका काम है कोर्स करना, इनका काम है पैसा वसूल करना। ये मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे पैसा दिया है, इनका मेन मकसद है कि जाने से पहले पहले मैं मेरा पैसा वसूल करके चला जाऊं, मैं मेरी पीडीएफ ले जाऊं यहाँ से, मैं सारा कोर्स कर, मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं वो अलग बात है, पढ़ाई पे उससे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लेके आया वो कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। सर ने पूरा कोर्स कराया हो, सर ने सारे चीजें पढ़ाई हो, सर ने सारी चीजें क्लियर करवाई हो, सारी असाइनमेंट शीट दी हो, सारी प्रैक्टिस शीट दी हो, सारे टेस्ट करवाए हो, सर ने सब कुछ कराया नहीं कराया, क्योंकि मैंने पैसे दिए इनको, मैंने पैसे दिए, तो मेरा सारा काम इन्होंने वो मेरे पैसे वसूल हुए नहीं हुए, उस बात की ज्यादा टेंशन है। उसे इस बात की टेंशन नहीं है कि मैंने कितना समझा है, उस बात पे फोकस करने वाले सिर्फ 5% बच्चे हैं, सिर्फ 5% बच्चे हैं जो पैसा वसूल करने नहीं आते, पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं, समझने आते हैं, एग्जाम क्रैक करने आते हैं। 95% कहेंगे जरूर, बार बार चीख चीख के कहेंगे कि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, लेकिन कुछ भी ऐसा करते हुए नजर नहीं आएंगे जिससे आपको ये लगे कि उन्हें सिलेक्शन चाहिए। जैसे कोई आदमी कहे मुझे हेल्थ ठीक करनी है, मुझे शरीर ठीक करना है, पड़ा पड़ा मोबाइल चला रहा है, तो उसकी कथनी करने में डिफरेंस है नहीं है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो और वो बेड पे पड़ा हुआ है और बेड पे पड़ा पड़ा मोबाइल चला रहा है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो खाली बोल ही रहे है, अर्थ एक ही बेरोको नहीं क्योंकि ये बोल रहे। अगर जो वो बोल रहा होता, अगर उसका अर्थ भी ले रहा होता, तो वो बेड पे नहीं पड़ा होता, वो बेड पे पड़ा पड़ा मोबाइल नहीं चला रहा होता, वो कुछ करता जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। तो ये सिर्फ बाजो बजा रहे हो, ये सिर्फ पीपली बजा रहे हैं, मैंने हेल्थ बढ़िया करनी है, मैंने हेल्थ बढ़िया करनी है, लेकिन कदम एक को नहीं उठावे। सेम वही बात है,
यहाँ पे भी बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। एक सिंगल कदम वो नहीं उठा रहे जिसपे सिलेक्शन आता हो, एक सिंगल कदम। उनका मकसद यही है कि जल्दी से जल्दी पीडीएफ में खूब सारी मिल जाए, सारी पीडीएफ मेरे पास हो, सारी असाइन प्रैक्टिस शीट मेरे पास हो, नोट्स की हो, सारे नोट्स मैं बना लूं। यही मतलब देख रहे वो क्या कर रहा है, गौर किया उसको क्या कर रहा है। उसमें कहीं भी आपको ये नजर आया कि उसमें सिलेक्शन जैसी कोई बात है, कहीं भी आपको वो समझदारी नजर आई जिससे आपको लग रहा है कि ये सिलेक्शन मांग रहा है? नहीं, वो पैसे वसूल कर रहा है। वो पूरे 100% पैसे वसूल करने आया है, उसके अलावा सिलेक्शन लेने नहीं आया। और लेने ही नहीं आया तो फिर आएगा कहां से? वो आएगा भी नहीं। ये हकीकत है, अजीब है लेकिन सच है। यही वो पार्ट है ये। और सोचो कि मेरे यहाँ ऐसा होता है, नहीं, सब जगह ऐसा होता है, सारी जगह ही ऐसे आते हैं। इसीलिए हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हम कह देते हैं कि भाई हमें, आप जितने भी लोग बैठे होते हैं, आपके जो एक्शंस होते हैं उससे हमें पकड़ में आ जाता है, क्योंकि आप अपने एक्शंस को नहीं छुपा सकते, आप अपने इंटेंशंस को नहीं छुपा सकते। आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन दो दिन वो नौटंकी करके दिखा सकते हैं, ओवरऑल पकड़ में आ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं। और जो आप चाहते हैं आपको वही मिलता है ना। एक मूवी आई थी जब वी मेट, है ना, जब वी मेट मूवी आपने देखी होगी, करीना कपूर की। उसमें बड़ा सुंदर सा एक डायलॉग आता है, बहुत प्यारा डायलॉग है, तो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। वो एक पेड़ पे बैठे होते हैं, शाहिद कपूर और करीना कैफ। तो वो, और जो पेड़ है वो नदी के किनारे पे होता है। तो वो उसमें बैठे बैठे वो करीना कपूर एक बात कहती है कि आदमी को वही मिलता है जो वो एक्चुअल में चाहता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, आदमी को वही मिलता है जो एक्चुअली में चाहता है। जो मेरे पास पैसे वसूल करने आया है वो पैसे ही वसूल करेगा, वो सिलेक्शन नहीं लेगा। और मेरे पास दूसरा बच्चा जो सिलेक्शन लेने आया है, एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब समझिए, वास्तविकता में वो जो कर रहा है, उसके एक्शन को देखिए। वो कह रहा है वो वास्तविकता नहीं है, उसका जो एक्शन कर रहा है वो वास्तविकता है। उसके एक्शन को देखिए, उसका एक्शन क्या कह रहा है, वो वास्तविकता है, और वही उसको मिलने वाला है। ये बड़ा छोटा सा डायलॉग था लेकिन एक्चुअली में सही था। कि और फिर अगर आप अपने जीवन को पीछे से मुड़ के उठा के देख लीजिए कि आप देखिए कि आपको क्या मिला, जो आपने मांगा वो मिला, या जो आपने एक्चुअल में किया वो मिला। तो आपको पता लगेगा जो सही में आपने किया था आपको वही मिला है। अगर आपने 60% बनाए हैं तो आपने 60 की मेहनत की थी। अगर आप फेल हुए हैं तो आपने फेल जैसा ही काम किया था। बोला जरूर था कि मुझे पास होना है, मुझे मेरिट में आना है, मुझे टॉप करना है, लेकिन हुआ क्यों नहीं? क्योंकि एक्चुअली में आप चाहते ही नहीं थे। अगर आपने चाहा और आपको ना मिला हो, बताइए। और चाहने का मतलब कदम उठाना। अगर आपने उसके रिस्पेक्ट में कदम उठाए थे नहीं उठाए थे, तो आपने कहा नहीं, नहीं उठाए थे, इसलिए ऐसा ही आता। तो बड़ी छोटी छोटी बातें होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो एक बड़ा इशू होता है। तो यही मैं आपको समझाता रहता हूँ कि गौर करिए, अपने एक्शंस को अलग मत करिए। जो आप बोल रहे हैं कम बोलिए, और कम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अपने एक्शन में दिखाइए। क्योंकि दुनिया में वही रिप्लीकेट होने वाला है जो आपके एक्शन में है। और आपके एक्शन में अगर वो चीजें नहीं है, अगर आपके एक्शन में ये चीजें हैं कि भाई ठीक है, जल्दी से करा दो, जल्दी से कॉम्प्लेक्स भी पूरी करा दो, वेक्टर भी पूरी करा दो, फटाफट पूरी करा दो, मैं धाप गयो, मैं कोर्स परेशान हो गया, जल्दी से करा, मैंने घर घाल दो, वो है तो फिर वो आपका एक्शन साफ दिखा रहा है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सर को पैसे दिए, जल्दी से वो जो बचे हुए टॉपिक है वो भी पूरे हो जाए, ताकि मेरा मन में हो जाए कि हाँ पीछा तो ले लिया, पाछा तो ले लिया, डूबिया तो कौन नहीं, बस। है ना, आप में से कई लोग आते हैं तो जल्दी से कोर्स करा दो सर, फटाफट निपटार कोर्स करा, शीटा शाटा मान दे दो, ताकि हमारा मन में आ हो जाए कि पीछा डूबिया तो कौन नहीं, वरना क्यों भरो, ये तो 20-20 दिन पढ़ा रहे, राम जाना कोर्स करासी खुन करासी, पीछा डूब गया तो 20 दिन पढ़ा रहा हूँ, उसके प्लस पॉइंट नहीं देख रहे कि 20 दिन पढ़ा रहा है तो ज्यादा अच्छा टॉपिक क्लियर हो रहा है। बोला क्लियर तो ठीक है, बात तो सारी सही है साहब, लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुई हो और मेरा डेढ़ है 10,000 रुपया, तो मेरा तो 2,000 रुपये डूब जाएगा। सिलेक्शन बाद में देखिए, लेकिन मेरे तो 2,000 रुपये डूब जाएगा। समझ रहे? ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं कि कोर्स करा दियो ताकि मन नहीं लगे मेरा पीछा कौन डूब गया, वे तो बच गया, साप्ता बच गया, ये तो कौन डूब गया। तो पीछा बचाना की सोच लेकर ज्यादा लोग आवे, सिलेक्शन वाला बात कम लोग का मथा नहीं मिलते। और पता नहीं, एक्शन तो पता लग जैसे ये तो ऑनलाइन है तो ज्यादा पता नहीं चलता, वरना ऑफलाइन में अगर आप जाएं, और ये मेरी बात नहीं है, आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। कई बार टीचर आपको, अपने जो बच्चे बैठे होते हैं, ऑफलाइन में तो ये हो ही जाता था, आप बात इंटरेक्ट करते थे तो बच्चा बोलता भी था, तो जब बोलता था, बात होती थी, एक्शंस होते थे, तो पकड़ में आ जाता था कि कौन बच्चा है जिसका सिलेक्शन हरा। और हम क्यों, आप लोग ही बता देते हो, आप लोग ही बता सकते हो। आप लोग जब क्लास में बैठे हो तो आप नहीं बता सकते कि आपकी क्लास में किस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है? कैसे पता लगा आप लोगों को? आप ही बताइए, आपको कैसे पता लगता है क्लासरूम में कि किस बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, किसका नहीं होने वाला? एक्शन। कोई
कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है कि ये सोचो खाली टीचर्स के पास होता है, आपके पास भी है। आप भी क्लास में बैठे बैठे बता सकते हो कि किसका होगा और किसका नहीं होगा, है ना, कारण एक्शन। तो वही समझा रहा हूँ कि ये चीज मत रखिएगा, ये चीजें मत करने आइएगा कि मेरा पैसा वसूल हो जाए, मेरा पैसा वसूल हो जाए। तो आप उस 90% लोगों में हैं जो पैसा वसूल करने आते हैं, वो कहे या ना कहे, वो कहें या ना कहें, उनका एक्शन आपको यही दिखाएगा कि वो पैसा वसूल करने आए, उन्होंने पैसा दिया है और वो पूरा पैसा लेके यहाँ से जाएंगे। और विश्वास करिए आपका पैसा नहीं डूबेगा, एक ही गारंटी मैं दूं। अगर कोई पीछे की चिंता करे, पीछे की टेंशन ना करो, सारा पीछे कौन डूबे, थाने सारी चीजा मिल सी और इवन एक्स्ट्रा मिल सी। लेकिन सिलेक्शन मिल लोगो वो तब जब थे इच्छा होगा कि भाई मैंने सिलेक्शन मिल ले। और सिलेक्शन के लिए आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको उन 95% लोगों से अलग सोचना पड़ेगा। जो 95% लोग जैसा सोचते हैं, अगर आप वैसा ही सोचेंगे तो आप 95 में आ गए, और 95 में आ गए तो 95 अपना पैसा ही वसूल करेंगे सिर्फ, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको 5 में आना है, आपको सिलेक्शन में आना है, तो फिर थोड़ा सा अलग सोचना शुरू करिए, थोड़ा सा हटके सोचना शुरू करिए। अपनी जो पहले से बिलीफ सिस्टम है आपका, उसको चैलेंज करिए कि कहीं वो खाना पूर्ति वाला तो नहीं है, खाली वो जुगाड़ करने वाला तो नहीं है, खाली वो जो मैंने भी बताया पैसा वसूल टाइप का दिमाग तो नहीं है, या सिलेक्शन ओरिएंटेड दिमाग है जिसमें मेन लक्ष्य है सिलेक्शन। मेरा हर कदम मुझे सिलेक्शन, मेरा पैसा डूब जाए, यहां मेरा पैसा डूब जाए लेकिन वहां मेरा सिलेक्शन आ जाना चाहिए, यहां मेरा पैसा डूब जाए लेकिन वहां मेरा सिलेक्शन आ जाना चाहिए। या फिर ऐसा है कि यहां पैसा वसूल हो जाए, वहां चाहे देखा जाएगा, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यही चीज है जिसकी मैं समझदारी की बातें करता हूँ। अब ये आप सोचो कि मैं भर दूंगा कहीं से, तो ये भर ही नहीं जा सकते। आप में से बच्चे बैठे होते हैं, आप में से कोई बच्चे बैठे होते हैं, अभी मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, आप में से कई जने कहेंगे सर 10 और करा दो। थार में से कही क्या, सर बहुत है बस, अब सर हाथ जोड़ा था रे, अगलो टॉपिक चालू कर दो। ये दो, अब ये मैंने तो नहीं डाला ना, मैंने तो नहीं डाला। आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो कहेंगे सर 10 और करवा दो, सर बढ़िया चल रहा है, 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दो ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और बाकी लोग सर घना ही आता, अगलो नयो टॉपिक चालू करो। फर्क समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया इसमें, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि इन दोनों में क्या फर्क है, मुझे नहीं बताने की जरूरत है, आप खुद ही बता दो कि इन दोनों में क्या फर्क है। और अगर ये फर्क समझ में आता है तो फिर इसे अपना क्यों नहीं रहे हो। जब आपको ये फर्क समझ में आ रहा है कि ये फर्क तो है, दोनों बातों में फर्क है नहीं, पता है एक आदमी दुखी है, परेशान है, जल्दी से भागना चाहता है, एक है जो थोड़ा और अच्छा होना चाहता है, दोनों में फर्क तो है। और आपको ये भी समझ में आता है कि आगे जाके भी बहुत बड़ा फर्क आएगा इन दोनों में। तो जब आपको इतना समझ में आता है तो फिर अपना क्यों नहीं रहे हो, अपनाने में कहाँ दिक्कत है। और फिर अगर अपना नहीं रहे हो और फिर आप कहो कि मैं समझदार हूं, फिर काहे का समझदार, जिसको पता है कि सही गलत क्या है और वो उसको अपना ही नहीं पा रहा है, समझदार किस बात का, उसे समझदार बोलोगे। एक आदमी जो हेल्थ चाहता है लेकिन बेड पे पड़ा पड़ा मोबाइल चला रहा है, उसे समझदार बोलोगे आप। वो पढ़ा लिखा हो सकता है, समझदार नहीं हो सकता। समझदार होता और उसे पता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ दोनों में अंतर है, दोनों में रात दिन का अंतर है, और रात दिन का अंतर है तो सिलेक्शन नहीं आएगा। तो ये चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये चीजें अपने आप के अंदर ऐड करो और बेहतर बनो, ठीक है। आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। W बराबर 1/Z, पूरा नाम आनियो भाई, कोई ने बुरो लाग गयो तो माफ करियो। ये देखा सर सुबह पहले ही खिंचाई कर दी, मैं खिंचाई कौन करे, मैं बता रहा हूँ थाने, हकीकत में यही काम करे लेकिन करा के। अब आपा सोच कौन बदल सका, कोई की चाहकर भी कौन बदल सका, और बदलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही उसको परिणाम मिलना चाहिए भाई। दुनिया ऐसी बनी है, प्रकृति का नियम यही है कि जो जो कर रहा है उसको उसके हिसाब से परिणाम मिलेगा। आप अपना दिशा निर्देश दे सकते हैं, आप उन्हें दिशा दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बाकी जिसको जो करना है मोटा मोटी वो चेंज नहीं होने वाला। तो W बराबर 1/Z, ये आपका XY आ गया, तो उसको ऐसी चीजें जो बार बार आ रही है उसको याद कर लो, उससे कोशिश करो कि कैसे मैं बेहतर हो सकता हूँ। भागने के बजाय बेहतर होना अगर चुने तो कितना सही हो। अगर हम भागने के बजाय बेहतर होना चुने, एक तो ये कि भागो रे यार घना ही आता, धाप गया हूँ, परेशान हो गया, कत्ता दिनों पड़ रहा। एक ये है कि भागने से ज्यादा बेहतर होना चुने। ये सवाल 5 बार आ गया, और 5 बार आ गया तो हर चीज मैं बार बार निकाल रहा हूँ, तो इन्हें बार बार क्यों निकालू, क्यों नहीं मैंने बना रेडीमेड बना एक भांडिया में घाल रख लूं, कांच वाली बोतल में घाल रख लूं, करा ना पा घर में भी तो करा हो काम, घर में भी तो करा, अचार घाल रखा कौन रखा, क्या आड़ी वीडियो उसी जना काम आजी। तो सेम वही बात है, जब चीज 5 बार आ गई,
अब 5 बार आने के बाद में सारी नजर कौन पड़ेगी यार, 5 बार आ गई, पकड़ लियो अभी ने, अब 5 बार आ गई तो छठी सातवीं बार भी आ सके, तो इन्हें पकड़ लियो, और इनको कौन सो काम है जो आसान कर सका, तो करियो, मान रखियो, उत्तर आ गया। अब बताओ, इतने समझदारी से कोई आदमी समझदार नहीं है वो पूरा करेगा। आप समझदार हो, आपने याद किया, आपने सीधा रखा, आपने तकरीबन तकरीबन 1.5 मिनट बचा लिया, आपने 1.5 मिनट बचा लिया, और 1.5 मिनट बचा लिया। अब कोई कहता शॉर्ट ट्रिक, अरे शॉर्ट ट्रिक क्यों ही नहीं है, कौन शॉर्ट ट्रिक बना सके, हायर मैथमेटिक्स है शॉर्ट ट्रिक, आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कौन समय मैं थोड़ा समय मेरे लिए निकाल सकूं, बचा सकूं, और 1 मिनट बहुत फर्क डालता है। अगर आपने ऐसा कोई ने पूरा किया और आपने ऐसा किया, इतने में ही 1.5 मिनट का फर्क आ गया, 1.5 मिनट का मतलब एक क्वेश्चन का फर्क आ गया, एक क्वेश्चन का मतलब 3 नंबर का फर्क आ गया, और 3 नंबर के फर्क में तो आप 3-4 हजार बच्चे ऊपर चले जाओगे, 3-4 हजार बच्चे ऊपर चले जाते हो। फर्क समझना कितना बड़ा फर्क पड़ता है, इतनी से समझदारी से इतना फर्क पड़ता है, ठीक है ना। वही कल परसों की बात थी, बड़े विद्वान से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही मुझे कि नॉर्मली जो हमारे पूर्वज थे, जो चाहे चिंपैंजी रहे हों, चाहे बंदर रहे हों, चाहे हमारे जो लास्ट शुरुआत में जो थे, और आज हमारा जो इंसान है, उसके डीएनए में और आज के डीएनए में बहुत माइनर फर्क है, बहुत माइनर फर्क। मतलब वो जो फर्स्ट हमारा था, फर्स्ट वाला एकदम फर्स्ट, जो डे वन पे जो हमारा प्रारूप था, मतलब चिंपैंजी थे, बंदर थे, भालू थे, जो भी हम थे वो, और आज वाले में जो हम आए हैं, हमारे डीएनए में हार्डली 0.01 का फर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कंपैरिजन करें बुद्धिमत्ता का, तो एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कल्पना करो कि वो जो पहला मानव था और आज हम जो मानव है, क्या उसमें कितना फर्क है, तो रात दिन का फर्क है उसमें, रात दिन का, यानी बहुत बड़ा मेजर फर्क है। लेकिन डीएनए में फर्क कितना है, 0.01%, इतना सा फर्क है हमारे डीएनए में, और बाकी अगर बुद्धि क्षमता में अंतर देखे तो इतना सारा है। तो कल्पना लगाइए कि अगर आने वाले समय के अंदर हम हमारे डीएनए को और बेहतर कर पाए, सिर्फ 0.01% बेहतर कर पाए, तो आज का जो मानव है वो आने वाले मानव के मुकाबले वैसे ही नजर आएगा जैसे वो आदि मानव रहा करता था। इतना सा माइनर सा चेंज भी अगर हम कर लेते हैं, इतना माइनर 0.01% का माइनर ही चेंज किया अभी तक हमने, उस आदि मानव से आज वाले मानव में सिर्फ इतना सा फर्क है। और इतना सा फर्क अगर हम और ऐड कर देते हैं, तो कई कई लगता है कि बहुत बड़े बड़े अंतर पैदा करने पड़ते हैं, नहीं, एक मामूली सा अंतर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पैदा कर देता है, जो कि डीएनए समझाता है हमें। तो वही कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े अंतर खेलने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा अंतर भी रात दिन का अंतर पैदा कर देता है, छोटा सा अंतर, ठीक है, छोटी सी समझदारी आपको बहुत बेहतर बना देती है। आज ये थोड़ा लेंदी है, इसको बाद में एक बार टैकल करेंगे। जेड समतल में एक रेखा है, y बराबर है, इसका रूपांतरण बताना है, और हमारा y बराबर a का क्या बनेगा ये बताना है। W बराबर कॉस हाइपरबोलिक z, हाँ तो होना भी चाहिए यार, ये समझो इस बातों को कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है, दुनिया फॉर्मेलिटीज खाना पूर्ति से नहीं चलते, वो दिख जाएंगे, वो आज मत दिखो, साल भर बाद में दिख जाएंगे आपको। अगर आप खाना पूर्तियां कर रहे हैं, अगर आप जुगाड़ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी निकाल लूं और बस सबको ये लगे कि बच्चा पढ़ रहा है, मैं पढ़ता हुआ दिखाई दूं सबको, अपने आप को धोखा दे के अगर हम ये कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट में दिख जाएंगे, ये साफ दिखेंगे। किसी को कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपने आप बता देता है, रिजल्ट सारे भेद खोल देता है। फिर चाहे हाँ कोई रो रहा है, आपको लगे अच्छा वो रो रहे है, वो बापड़ो सही में मेहनत तो करी, फेल हो गया, मेहनत को नहीं करी, हकीकत बात है, वो को नहीं करी। अब वो रो रहे है जना संवेदना देने के लिए आप बात कह सका, लेकिन बाकी यह बात है कि क्यों तो गड़बड़ करी है भाइयों। ईमानदार बात तो यह है कि भाइयों क्यों ना क्यों गड़बड़, भाइयों और भाई दोनों क्यों ना क्यों गड़बड़ तो करी है, कहीं ना कहीं सोच में गड़बड़ ही, आ बात पक्की है। ईमानदारी से एक्सेप्ट कर हो तो ठीक होने का चांसेस बढ़ जैसे, डॉक्टर ने बीमारी बता हो तो इलाज हो जैसी, और नहीं बता कि कोई को तो तकलीफ होनी, तो क्यों तकलीफ होनी, तो डॉक्टर कन आयो क्या था, क्यों तकलीफ होनी तो डॉक्टर कन आयो क्या पीछे देना आयो, वे बटे 12 जमा करा दे और घर जा। तो समझो बात कि भाई डॉक्टर कन आया हो तो इलाज करवा नहीं आयो, तो बीमारी बताओ,
बीमारी तो है ही, अब तक सिलेक्शन को नहीं आए हो, या पहली बार परीक्षा दे रहे हो तो बात अलग है। अगर इसे पहली बार 2-3 बार परीक्षा दे चुके हो, को नहीं आए हो, तो क्यों तो गड़बड़ है। एक्सेप्ट करो कि क्यों गड़बड़ है, कहीं तो खाना में जगह खाली है, जल्दी को नहीं आए हो। और बिन एक्सेप्ट नहीं कर तो सुधार को नहीं हुए, और फिर रिजल्ट वही रिपीट होता रहे। y बराबर a का रूपांतरण इसमें करना है हमें ना। आ जाओ, w बराबर होता है u प्लस आइटा v। अशोक एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, अशोक कह रहे हैं कि मैं भी पैसा वसूल करने आया था, लेकिन अब ठीक है अब ठीक है, अब पैसा वसूल करना नहीं चाहता। तो ये है कि देखो एक्सेप्टेड है, ये कोई बुरी बात नहीं है, अपनी गलती को मानना सबसे समझदारी की बात है। समझदारी यहां से शुरू होती है जब आप पहली बार आप तय करते हैं कि भैया मैं गलत हूं, मैं पक्को गलत हूं, और मैं यहाँ गलती हूं और मैंने माननी पड़सी, और मान्य बिना ठीक होनी हूं। तो यही पहला स्टेप होता है समझदारी का, जहां से आप शुरू करते हैं कि भाई गलत हूं तो क्या हो गया, करेक्ट किया जा सकता है। अब गलती को धोते नहीं रहूंगा, अब इसको आगे तक नहीं ले जाऊंगा, यहीं पे खत्म करूंगा, बेहतर बनूंगा और जो चाहिए वो प्राप्त करूंगा। इसमें फॉर्मूला लगाओ, दोनों तरफ मैंने W की जगह u प्लस आइटा वी रख दिया, z की जगह x प्लस आइटा वाई रख दिया। अब आज हम कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला पढ़ेंगे। कॉस हाइपरबोलिक a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। हाइपरबोलिक का फॉर्मूला हाइपरबोलिक में ही होता है, बस इतना ही फर्क है। और एक हाइपरबोलिक वाले में माइनस प्लस वाला बड़ा झंझट होता है। कॉस हाइपरबोलिक ए, कॉस हाइपरबोलिक बी, यहां माइनस होना चाहिए था लेकिन प्लस। साइन हाइपरबोलिक ए, जैसे कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है वैसे, लेकिन हल्का सा अंतर है। ये छोटा छोटा अंतर जो है ना, ये इनमें रहता ही है। ये छोटे छोटे अंतर है ना, ये इनमें रहते ही है, दिक्कत ही है। ये हाइपरबोलिक वालों के साथ थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है, वो माइनस माइनस वाला वो परेशान करता ही रहता है। अब देखो यही रहा कॉस, कॉस ए प्लस बी वाला सूत्र क्या होता है, कॉस ए प्लस बी वाला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस हाइपरबोलिक ए कॉस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। तो ये हो गया। अब आ जाओ, ये वाला सूत्र हम यहाँ पे डाल देते हैं। अच्छा, अच्छा संगीता कह रही है कि मैंने तो पहले ऑलरेडी कोचिंग छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। तो ये बड़ी सुंदर बात है, ये मुझे बहुत समझदारी वाली बात लगती है। एक चीज आप बताइए, एक सिनेरियो लेते हैं हाइपोथेटिकल। एक बच्चा है, वो एक कोचिंग में चला गया और उसने कोचिंग में पूरी फीस जमा करा दी। सोचिएगा एक बार कि वो एक कोचिंग में चला गया और उसने पूरी फीस वहां जमा करा दी, और उस कोचिंग में उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, और वो कोचिंग उसके तरीके से नहीं है, जिस तरीके से उसे समझ में आता है, जिस तरीके से वो पढ़ता है, जिस तरीके से उसे जरूरत पड़ती है जिन चीजों की, वो कोचिंग उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रही। अब वो बच्चा वहां क्या करे, क्या कोर्स पूरा करे, पैसा वसूल करे, या फिर जो हुआ सो हुआ छोड़ के वो दूसरी तैयारी शुरू करे, दूसरी कोचिंग तैयार करे जिसमें जाके वो, ऐसी कोचिंग जिसमें वो अपने हिसाब से पढ़ सके। अब यहाँ पे नॉर्मल आदमी पता क्या करता है, नॉर्मल आदमी क्या करता है, संगीता समझदार है ना। नॉर्मल आदमी क्या करता है, पैसा वसूल करता है। कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा, वो बैठा हुआ है, अब नहीं समझ में आ रहा, वो पैसे वसूल कर रहा है। सिर्फ पैसे वसूल करने के लिए वो उस कोचिंग में बैठा है, सिर्फ पैसे वसूल। आप मूवी देखने गए, 200 रुपए की टिकट ली, मूवी गए, 10 मिनट में आपको समझ में आ गया कि ये मूवी बकवास है। अब यहाँ पे आपके पास दो चांसेस है, एक है अपने 200 रुपए वसूल करो और पूरी मूवी देखो, एक ये है कि भाड़ में गए 200 रुपए, 2 घंटे तो बचा लूं, 2 घंटे तो बचा लूं कम से कम, निकलो बाहर और 2 घंटे बचाओ। 200 तो डूब गए, पूरी मूवी देख लूंगा तो भी 200 डूब जाएंगे, प्लस 2 घंटे और डूब जाएंगे। जो मूर्ख आदमी अब ये कर रहा है, वो सोचो कितना बड़ा मूर्ख है, जो 200 रुपए वसूल करने के लिए 2 घंटे और खराब कर रहा है। 200 रुपए तो डूब ही गए, वो तो मूवी खराब थी तो 200 रुपए तो डूब ही गए। अब आपके 2 घंटे और बर्बाद हो गए, अब आप 2 घंटे और खराब करने को तैयार हो, बताओ। अब इससे इसको मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे,
इसको मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 200 रुपए टिकट के तो लग चुके, वो तो वापस नहीं आनी, मूवी खराब है, अब आप उस 200 को वसूल करने के लिए 2 घंटे और दे रहे हैं। और वही कोचिंग में करते हैं लोग। कोचिंग के समझ में आ जाता है, आपको 15 या 20 दिन में समझ में आ जाता है कि कोचिंग आपके अनुरूप है या नहीं है, ठीक से आपके लिए काम करेगी नहीं करेगी। अब भी उसके बावजूद भी आप उसे 1 साल बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए कि आपने वहां 10,000 रुपए दिए या 5,000 दिए या 7,000 दिए। अब कहे सर मेरे को, मैं तो गरीब हूं, तो इससे कोई फर्क कौन पड़े, टिकट के लिए 200 रुपया। अब थारकन कोई उपाय को नहीं, अब थारकन उपाय यही है कि 2 घंटा और खराब कर लो, दो मन में शांति ले लो कि मैं 200 रुपया वसूल कर लिया 2 घंटा बर्बाद करके, या फिर भाड़ में गया 200, मैंने आगे सिलेक्शन के बारे में सोचना है, वैकेंसी बार बार को नहीं आवे। तो गलती होगी इंसान से, हुआ गलती अब भी होगी, एक गलती से ही, ठीक है ना। तो ये जरूरी होता है। आज इसमें 2-3 फॉर्मूले लगाएंगे, एक फॉर्मूले और हैं जिनका हम यूज करेंगे यहाँ पे, हमने पहले भी पढ़े हुए हैं कि साइन आयटा थीटा, अगर साइन के साथ कोण आयटा थीटा हो तो यह बराबर होता है आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कॉस आयटा थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ये दो हो गए। अगर इधर हाइपरबोलिक हो, मतलब साइन हाइपरबोलिक हो और उसके साथ आयटा थीटा हो, तो ये हो जाता है आयटा साइन थीटा, कॉस हाइपरबोलिक आयटा थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। ये हो गए हाइपरबोलिक से वापस कॉस और साइन में आना, ये हो गए साइन और कॉस से हाइपरबोलिक में जाना। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये देखो कॉस हाइपरबोलिक आयटा वाई, कॉस हाइपरबोलिक आयटा वाई बराबर कॉस थीटा यानी कॉस वाई, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक आयटा थीटा बराबर आयटा साइन थीटा, तो आयटा आगे साइन वाई, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग, u बराबर कॉस हाइपरबोलिक क्या था एक्स, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग। कॉस वाई साइन वाई को बटे में ले आओ, u बटा कॉस वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, v बटा साइन वाई बराबर साइन हाइपरबोलिक एक्स, दोनों का वर्ग करके घटाने पर u स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर वाई, v स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर वाई बराबर 1। y का मान दिया है, y बराबर a है, y बराबर a, u स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर ए माइनस v स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ए, और ये आपका बन गया अति परवलय का समीकरण, यानी आपकी आकृति बनेगी एक अति परवलय। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा ही शानदार सवाल है ये। किस तरीके से ये पूरा हुआ, कुछ रूल्स लगे, पहले तो ये याद रख लें, लिख लेना कहीं पे, ये बहुत अच्छे हैं। इसका एक स्मार्ट बाइट बनवा दूंगा मैं आज, मन दे दो। आचार्यों को एक स्मार्ट बाइट। अब इसके जैसे ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज हो गया, इस बार x बराबर a दिया हुआ है तो वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज, इस बार x का मान दिया है यानी इस बार हमें y हटाना पड़ेगा, इस बार हमें y को हटाना पड़ेगा। तो पिछले वाले सवाल पे वापस जाते हैं, u बराबर कॉस हाइपरबोलिक x y, u बराबर
cos हाइपरबोलिक x cos y ये है x बराबर a। x का मान a रखने पर तो ये हो गया u बटा cos हाइपरबोलिक x। इस बार हमें y को हटाना पड़ेगा, cos y वर्गखंड के जोड़ने पर y क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि y का मान हमारे पास नहीं है, x का मान हमारे पास है, तो x को तो हम रख रहे हैं और y को हटा रहे हैं। पिछली बार उल्टा किया था, x का मान a दिया है, x का मान a रख दो, ये आपका बन गया एक दीर्घवृत्त। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन टेन वाले कॉस तक ठीक है, कॉस और साइन वाले ठीक है, टेन वाले फिर बहुत लेंदी हो जाते हैं, टेन वाले में तो फिर टेन का पूरा सूत्र लगता है, वो फिर नहीं बैठेगा। फिर अगर टेन वाला बाई चांस पेपर में आता भी है तो छोड़ना ही समझदारी है। फिर इतना लेवल अगर ऊपर जाता है तो फिर तो ऐसे सवाल जानबूझ के डालें कि छोड़ दो इनको, करो ही मत। अगला क्वेश्चन, 2z² प्लस 4z+3 किन मानों के लिए एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। कल ऐसा क्वेश्चन किया था एक, कि बताओ कि z के किस मान के लिए ये अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है। ये अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं है z के किस मान के लिए। अनुकोण प्रतिचित्रण, देखो अवकलन का मान कहाँ जीरो है, जहां भी अवकलन का मान जीरो है वहां अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं हो सकता। 4z+4 और इसे जीरो कर दो तो z बराबर -1 पर अवकलन का मान जीरो आएगा, यानी यही वो बिंदु है जिस पर अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं हो सकता, क्योंकि जिन बिंदुओं पे अवकलन का मान जीरो है वहां अनुकोण प्रतिचित्रण नहीं हो सकता। तो अवकलन का मान निकाल लो, जीरो रख दो, z का मान निकल जाएगा, वो z के मान अनुकोण प्रतिचित्रण के बिंदु नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, मोड z लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और z बराबर दिया है आयटा माइनस डब्ल्यू बटा आयटा प्लस डब्ल्यू।
इसका पट्टी चित्रण क्या होगा? दोनों तरफ मोड ले लो, आइटा माइनस डब्ल्यू, आइटा प्लस डब्ल्यू, दोनों तरफ मोड लेने पर ऊपर वाले का अलग कर दो, ऊपर वाले का मोड अलग, नीचे वाले का मोड अलग। और यहां दिया हुआ है कि मोड z लेस देन इक्वल्स टू 1 है। आइटा w का मान हो गया u माइनस आइटा v, मापांक लेने पर अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग बटे नीचे वाले का भी वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, वज्र गुणा कर दो और वर्ग भी कर दो। चार v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सी आपका आंसर आ गया। सही है। आ जाओ, इनको हाथ से करिएगा, 1-2 बार करिएगा। अभी नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे ये सवाल तो हो जाते हैं कुछ तो, और कुछ नहीं हो रहे हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करिएगा। वह बिंदु बताओ जहां पर ये अनुकोणीय है। क्या क्वेश्चन? अनुकोणीय नहीं है या अनुकोणीय पूछना था तो फिर वो पूरा बताना था, क्योंकि जिन बिंदु पे 0 आता है उनको छोड़ देंगे तो बाकी सब पे अनुकोणीय हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछना था अनुकोणीय नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एक एक पॉइंट दिए हुए हैं, और एक एक पॉइंट दिए हैं इसका मतलब हो गया एक एक पॉइंट दिए ना, सिंगल सिंगल पॉइंट दिए, तो कुछ पॉइंट दिए, इसका मतलब वही पूछा कि अनुकोणीय नहीं है। क्योंकि अनुकोणीय है पूछा होता तो फिर तो बस माइनस करवाता कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से इन पॉइंट्स को निकाल दो। जैसे भी बात करता हूं कि एफ डैश जेड इसका अवकलन आ गया 3 + 2z z बराबर -3/2। अब ये वो बिंदु है जहां पर ये अनुकोणीय नहीं है। अब ये पूछा जाए अनुकोणीय कहाँ है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने के बाद जो भी बचेगा वो अनुकोणीय होगा। इसका जो भी प्रांत है उस प्रांत में से इस बिंदु को बाहर कर दो, यहाँ पे अनुकोणीय है। क्योंकि जहां अनुकोणीय नहीं है उनको माइनस कर दो, बचा हुआ सारा अनुकोणीय हो गया। तो जो भी इसका प्रांत है, प्रांत नॉर्मली दिया है तो वो ले लो, जो नहीं दिया है तो फिर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लो। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन सी माइनस ये पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़कर बचे हुए सारे बिंदुओं पर अनुकोणीय होगा। ठीक है, तो इसलिए एक आंसर दिया हुआ था,
एक बिंदु दिया हुआ था तो इसका मतलब यही हुआ कि ये क्वेश्चन अनुकोणीय नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अगर अनुकोणीय पूछ रहा होता तो फिर बहुत सारे बिंदु आते। ये आपके 3 पॉइंट्स है, 3 + 4 आइटा, -3 -4 आइटा, -5 आइटा, ये 3 बिंदु त्रिभुज बना रहे हैं। इस त्रिभुज का इसमें रखने के बाद क्या बनेगा, इन 3 बिंदुओं का रूपांतरण क्या होगा? तीन प्लस चार आइटा जब यहां रखोगे, तीन प्लस चार आइटा रखने पर W आ जाएगा 3 + 4 आइटा + 5 आइटा, यानी 3 + 9 आइटा। इस वजह से ये ऑप्शन गलत, ये गलत। इसमें एक और ट्राई कर लो, एक और ट्राई कर लो। Z बराबर -3 -4 आइटा, W बराबर -3 -4 आइटा + 5 आइटा। आपका ए आपका आंसर हो गया है ना। इन बिंदु, अब माइनस का 5 आइटा रखोगे तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। इसमें आ जाओ, कुछ तूफानी ये करते हैं कि हमें पता है कि इस रेखा का इस रूपांतरण के अंतर्गत ही तो प्रतिबिंब आया होगा ना, प्रतिबिंब इसके अंतर्गत ही आया होगा, यानी इस रेखा के बिंदुओं को, इस रेखा के बिंदुओं को ही तो उठा के यहाँ बदलाव, यहाँ रखा होगा इस रूपांतरण के अंतर्गत। मतलब आपने एक पॉइंट लिया होगा, उस पॉइंट ने यहाँ आपको, आपने एक्स वाई का मान यहाँ से लिया, पॉइंट लिया होगा जो एक्स वाई का मान होंगे, उसको ले जाके यहाँ रखा होगा, फिर उसने इसको यूवी बनाया होगा, फिर यूवी कोई ना कोई शर्त पूरी कर रहा होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको संतुष्ट करने वाला एक बिंदु ले लेते हैं, और बिंदु ले लिया जो उसको संतुष्ट कर रहा है, वो है x बराबर 0 और y बराबर 1। x बराबर 0 और y बराबर 1, ये इस रेखा पर है। अगर ये इस रेखा पर है तो फिर इस रूपांतरण के अंतर्गत ये इनमें से किसी ना किसी वर्त के ऊपर भी है। लेकिन रुको, ये एक्स वाई का मान है, यूवी का मान नहीं है। एक्स वाई के मान को यूवी के मान में कन्वर्ट करो, यहां लाओ। W बराबर 1/2 माइनस आइटा Z, W बराबर 1 - 2 - आइटा, Z होता है x + आइटा y। x का मान आपके पास 0 है, y का मान 1 है। आपका W हो गया 1/2 माइनस आइटा, x का मान 0, y का मान 1। ये हो गया
1/3। W यानी U प्लस आइटा V, तो U प्लस आइटा V 1/3 हो गया, तो U का मान 1/3 हो गया और V का मान 0 हो गया। अब देखो कौन ऐसा है इनमें से, कौन भैया ऐसा है जो इनको संतुष्ट कर रहा है? कोई है ऐसा? तो जवाब है हाँ, ये वाला है, लेकिन मामला फंस गया ऑप्शन नंबर ए में और सी में, मरवा दिया यार। क्योंकि अगर हम ये रखें तो बी तो गलत हो गया, बी तो गलत हो गया, बी तो गलत हो गया। U बराबर 1/3 और V बराबर 0 रखूं, 1/3 और V बराबर 0 रखूं, तो ये आ जाएगा मेरा 1/3, 3/6, 1/2, ये 1/4 आ जाएगा, वो 1/9 आ जाएगा, 1/4 और 1/9 लघुत्तम आ जाएगा 36। तो कौन सा है ये, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अरे बी सही है ये, अरे मौज होगी, तो मौज ही कर दी फिर ई ऑप्शन से एक से काम चल जाए तो स्वाद ही आ गया। हाँ, बी को ट्राई करके देखते हैं। और ये आ गया 6, तो 1/36 प्लस 1/9, 5/36। वाह, काम कर गया यार, एकदम सही। मुझे लगा कि कुछ और चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया अपना शॉर्ट तरीका। अरे यही बता रहे हो, अभी तरीके नहीं बनते। कोई कहे कि शॉर्ट ट्रिक बना लो, शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती। जब आप सवालों को मेन तरीके से करते हो तो आपका दिमाग खुलता है, आपका दिमाग खुलता है कि यार इसको ऐसे भी तो निपटाया जा सकता था, इसको यूं भी तो निपटाया जा सकता था। समझ रहे बातों को? ये सीधा नहीं होता कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स पहले नहीं आती, मेरे मेन ट्रिक आती है। जब आप मेन ट्रिक से करते हैं, मेन तरीके से करते हैं, तो आपको उसमें लूप होल्स नजर आते हैं कि यार ये लूप होल है इसमें, वैसे कर तो क्या रहा है, यही तो कर रहा है ना, इस रेखा को उठा के इस रूपांतरण के अंतर्गत वर्ती तो बना रहा है, निम्न में से कोई ना कोई तो बनेगा। तो मैं एक्स वाई का कोई मान अगर ले लूं, हर पॉइंट को उठा के रखा होगा, तो मैं अगर एक पॉइंट उठा लूं, एक पॉइंट को मैं अगर उठा लूं और उसे डब्ल्यू में चेंज करवा लूं, जेड हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, मतलब एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड को डब्ल्यू में चेंज करा लूं, डब्ल्यू से यूवी आ जाएगा, और फिर यूवी रख के मैं पता कर लूं कि कौन सही है। तो ऐसा किया जा सकता है। तो इससे मैंने कर लिया, आंसर आ गया। समझ गए? क्लियर है? ये बात समझ में आई नहीं आई? ये चीज समझ में आई, ये दिमाग खुलने पर ही आती है चीजें, ये पहले नहीं आती कि पहले ये आ जाए फिर मेन तरीके आ जाए, तो वो नहीं हो सकता। पहले मेन तरीके आते हैं, फिर मेन तरीकों में आपको खाली जगह नजर आती है कि अच्छा ये, इसको इतना करने की क्या जरूरत है, इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है, इतना लंबा क्यों करूं, इसको ऐसे भी तो शॉर्टकट किया जा सकता है। तो फिर आपका दिमाग खुलता है। हाँ, इसमें इसमें एक पॉइंट रखवा लिया हमने, इसको संतुष्ट करने वाला एक पॉइंट ले लिया, इसको संतुष्ट करने वाला एक पॉइंट ले लिया, और आसान रहा कि एक्स 0 लेके वाई, एक्स का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो वाई 1 आ जाएगा। ये पॉइंट ज्यादा ठीक लगा। वैसे ये भी रख सकता था कि एक्स बराबर 1 पर वाई बराबर 3, लेकिन वो फिर आगे जाके वहां सॉल्व करने में मुझे परेशान करता, वहां पे फिर जेड का मान रखता ना, ये वाला डब्लू वाला, ये देखो ये यहाँ परेशान करता, यहाँ मुझे दिक्कत देता। तो फिर मैंने सोचा कि सिंपल सा रखो, जीरो से बेस्ट क्या हो सकता है, तो जीरो रखो, तो वो हो गया फिर
आसानी से ये चेंज हो गया, तो वो काम थोड़ा कम हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कम हो गया। वरना तो हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेके देख लो, ये तो सबके लिए काम करेगा, है ना। ये जो आप रूपांतरण आया है ये सारे बिंदुओं के लिए आया है। तो आप कोई भी बिंदु रख के देखो, जो भी इनको संतुष्ट कर रहा है, कोई भी एक्स वाई ले लो जो इसको संतुष्ट कर रहा है, वो वहां रखो, डब्ल्यू बनाओ, यूवी आ जाएगा, और रख के देख लो कौन सा आंसर सही है। और ये चीज आप पीछे वाले एग्जाम्पलों में भी कर सकते हैं, जो पीछे के जो क्वेश्चन थे उनमें भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर से।